साथियों नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो बधियाकरण पर होने वाला है। पशु परिचर का जो पशुपालन और प्रबंधन है उसका तीसरा टॉपिक बधियाकरण। इससे पूर्व हमने पशुओं की देशी नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त की और कृत्रिम जनन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज का ये वीडियो बधियाकरण के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं बधियाकरण की परिभाषा क्या है, क्या होता है बधियाकरण। नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मादा के दोनों अंडाशयों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया बधियाकरण कहलाती है। यानी जिनसे इनसे बछड़ा उत्पादन की जो प्रोसेस होती वो बंद हो जाए। नर पशु के अंडकोश निकाल लिए जाते हैं और मादा के अंडाशय ये निकालने की प्रक्रिया बधियाकरण कहलाती है। दूसरी परिभाषा क्या है या अथवा इसे इस परिभाषा से भी अपन जान सकते हैं कि नर पशु में शुक्र जनन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करने की विधि बधियाकरण कहलाती है। यानी शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है उसे अवरुद्ध कर देने की जो प्रक्रिया है वो बधियाकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है बधियाकरण के लाभ क्या होते हैं, क्यों पशुओं का बधियाकरण किया जाता है, क्या फायदा होता है बधियाकरण का वो जानते हैं। पहला लाभ, बधियाकरण के द्वारा निम्न स्तर के पशु के वंश को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यानी जिन पशुओं की नस्लें बेकार किस्म की हो या बेकार नस्लें हो उनके उत्पादन को रोकना, जिससे उसके द्वारा अक्षम और अवांछित संतानें पैदा नहीं होती, जो कि सफल और लाभकारी पशुपालन के लिए आवश्यक है। यानी कि इस प्रकार से जो बेकार नस्लें हैं, जो शारीरिक रूप से मजबूत भी नहीं होती है या फिर दूध मांस उनके मामले में भी वो पिछड़ी हुई होती है, इस प्रकार की नस्लों की उत्पत्ति या फिर उनके जनन को रोकना, उनके वंश को आगे बढ़ने से रोकना, ताकि पशुपालन में कुछ लाभ हो सके। नहीं तो इस प्रकार की अवांछित किस्में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पशुपालन नुकसान का सौदा हो जाएगा। दूसरा लाभ है अनुपयोगी पशुओं की संख्या को सीमित करना या फिर सीमित कर सकते हैं। जो पशु अनुपयोगी हैं उनकी संख्या को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। नेक्स्ट है बधियाकरण के पश्चात नर पशु का स्वभाव शांत हो जाता है, जिससे उसे कृषि कार्यों में आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। यानी बधियाकरण करने के पश्चात जो नर पशु होता है उसका स्वभाव शांत हो जाता है और उसके पश्चात उसका उपयोग कृषि जैसे कार्यों में आसानी से किया जा सकता है। मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए बधियाकरण उपयोगी है। यानी जो पशुपालन मांस उत्पादन के लिए करते हैं वो बधियाकरण को मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयोगी मानते हैं। यानी वो ऐसा मानते हैं और वैज्ञानिक तथ्य भी ऐसा है कि बधियाकरण करने से उस पशु का मांस बढ़ेगा, मांस का उत्पादन ज़्यादा होगा, इस कारण भी बधियाकरण किया जाता है। बकरों में बधियाकरण के बाद उनके मांस में तेज बकराइन गंध कम हो जाती है। यानी जो बकरों का जो बधियाकरण किया जाता है उसके पश्चात उनके मांस में जो बकराइन गंध होती है, उनके बकरों की जो गंध होती है वो कम हो जाती है। और जिन पशुओं की मांस में गंध नहीं होती है तो लोग उनके मांस को खाना अधिक पसंद करते हैं। तो इसी कारण जो बकरों की गंध, उनके मांस की जो बकराइन गंध होती है वो खत्म हो जाती है, तो इन पशुओं का मांस खाने के लिए भी उपयोग में ज़्यादा लिया जाता है। अब अगला जो बिंदु है वो बधियाकरण की विधियां हैं। विधियां क्या है, कौन कौन सी विधियों से बधियाकरण किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल में की जाती है।
तो पहली जो विधि है वो खुली या सर्जिकल विधि है। खुली, ओपन या सर्जिकल विधि से बधियाकरण किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत इसमें चीरा लगाकर दोनों वृषणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी डॉक्टर के द्वारा चीरा लगाकर दोनों यानी नर पशु के जो वृषण होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इससे रक्तस्राव होता है, जिसके बाद संक्रमण का खतरा भी होता है। जो ओपन सर्जरी होती है उसमें खून बहता है और उसके पश्चात उस प्रक्रिया के दौरान इन्फेक्शन होने की संभावना काफी प्रबल होती है। इस विधि में इमस्कुलेटर काम में लेते हैं। एक जो यंत्र होता है बधियाकरण में, इमस्कुलेटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इमस्कुलेटर जो कि बधियाकरण के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और बधियाकरण की ओपन सर्जरी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। संक्रमण के खतरे के कारण सामान्यतः इस विधि का उपयोग रूमंती जानवरों के बधियाकरण में नहीं किया जाता है, यानी जो रूमंती जानवर होते हैं उनमें बधियाकरण की इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि संक्रमण की ज़्यादा संभावना होती है। बधियाकरण की दूसरी विधि है बंद विधि, क्लोज मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बंद विधि के अंतर्गत चीरा नहीं लगाते हैं। जो ओपन विधि होती खुली सर्जरी, उसमें चीरा लगाते हैं। चीरा नहीं लगाते हैं, इसमें कोई रक्तस्राव नहीं होता, यानी ये रक्तविहीन बधियाकरण है, इसमें ब्लड नहीं बहता है। अब इस विधि को दो तरीकों से किया जा सकता है। जो बंद विधि है, बंद विधि की जो बधियाकरण प्रोसेस है उसे दो तरीकों से किया जा सकता है। पहली विधि है बंद बधियाकरण की पहली विधि है बर्डिजो क्रेस्टेटर। बर्डिजो क्रेस्टेटर ये सबसे अच्छी और सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि है। सबसे अच्छी टेक्निक है बर्डिजो क्रेस्टेटर। बर्डिजो कस्ट्रेटर ये विधि है, ये बंद विधि है, बंद विधि का एक रूप है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये विधि आजकल नर गो पशुओं और भैंस में बधियाकरण के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। यानी जो बर्डिजो कस्ट्रेटर की विधि है ये गो पशु होते हैं उनमें और भैंसों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सबसे ज़्यादा इस टेक्निक से बधियाकरण किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का यंत्र बर्डिजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक विशेष यंत्र होता है, ये इसका इस्तेमाल विशेष रूप से इसमें किया जाता है। अब दूसरी विधि जो बंद विधि है उसका दूसरा तरीका, पहला है बर्डिजो कास्ट्रेटर और दूसरी है रबड़ रिंग। दूसरी रबड़ रिंग। रबड़ रिंग के द्वारा इलिस्ट्रेटर के द्वारा रबड़ के छल्ले को पहनाया जाता है, यानी उनके जो वृषाणु होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, उनके ऊपर रबड़ के छल्ले पहना दिए जाते हैं नर पशुओं के, और इलिस्ट्रेटर के द्वारा ये छल्ले पहनाए जाते हैं। अब बधियाकरण की सही आयु क्या है? पशु की कितनी उम्र के पश्चात बधियाकरण कर देना चाहिए? तो पहला है जो बछड़े होते हैं गाय और भैंस के, इनका बधियाकरण लगभग 8 से 10 सप्ताह के अंतर्गत कर देना चाहिए। 8 से 10 सप्ताह के अंतर्गत गाय और भैंस के जो बछड़े होते हैं इनका बधियाकरण किया जाना चाहिए। दूसरा है मेमना। मेमना का बधियाकरण 2 सप्ताह के अंदर अंदर करना चाहिए। थर्ड है सूअर, इनका 1 सप्ताह में बधियाकरण होना चाहिए। और फोर्थ है बकरी, इनका 2 से लेकर 4 सप्ताह के मध्य बधियाकरण किया जाना चाहिए। ये इनकी एकदम सही उम्र है और इसी उम्र के अंतर्गत, इसी उम्र के तहत
अगर इनका बधियाकरण किया जाए तो वो सक्सेस होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है बधियाकरण के बारे में। पहला है, बधियाकरण मुख्यतः सर्दियों के मौसम में करना चाहिए। तो मौसम कौन सा होना चाहिए? सर्दियां, विंटर। जो विंटर सीजन होती है उस समय बधियाकरण किया जाना चाहिए। ओपन सर्जरी में विशेष रूप से, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होता है ठंड में। दूसरा है, बधियाकरण वर्षा ऋतु या गर्मी के मौसम में करने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। यानी गर्मियां या फिर बारिश के मौसम में अगर बधियाकरण किया गया पशु का तो संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है। जो नेक्स्ट बिंदु है वो है, घोड़े में बधियाकरण करने से सिरस कार्ड की संभावना ज्यादा रहती है। घोड़े में बधियाकरण करने के दौरान सिरस कार्ड की संभावना ज्यादा रहती है, जो स्पर्मेटिक कार्ड में जीवाणु संक्रमण के कारण सूजन आने से होती है। यानी सिरस कार्ड की जो संभावना रहती है उसमें होता क्या है, जो स्पर्मेटिक कार्ड होता है उसमें जीवाणु संक्रमण के कारण सूजन आने लगती है। सांड का बधियाकरण करने से यूरोलिथियासिस यानी पथरी की एवं सींग के कैंसर की संभावना ज्यादा रहती है। यानी अगर सांड का बधियाकरण किया गया तो उसमें दो बीमारियों की संभावना रहती है, यूरोलिथियासिस यानी पथरी की, और दूसरी होता है सींग का कैंसर। सींग का कैंसर भी सांडों में हो सकता है उनके बधियाकरण के पश्चात। बधियाकरण में उपयोग होने वाले उपकरणों में एमिस्कुलेटर खुली विधि में काम लिया जाता है तथा बैंडिजो कैस्ट्रेटर और इलेस्ट्रेटर बंद विधि में काम लिए जाते हैं। यानी जो उपकरण होते हैं वो इस प्रकार से है बधियाकरण में। पहला है एमिस्कुलेटर, ये खुली विधि में काम लिया जाता है। खुली विधि में एमिस्कुलेटर काम लिया जाता है। और बैंडिजो कैस्ट्रेटर और इलेस्ट्रेटर, बैंडिजो कैस्ट्रेटर और इलेस्ट्रेटर ये बंद विधि में काम लिया जाता है। तो ये थे प्रमुख उपकरण, और इस वीडियो में मैंने आपको बधियाकरण की सारी प्रक्रिया, लाभ, नुकसान, बधियाकरण की उम्र, बधियाकरण के दौरान जो कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल लिए जाते हैं उन सब की जानकारी दी है। आगे की वीडियो में एक और शानदार सा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।